तो आइए एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 के लेसन 1 का वीडियो नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा बायोलॉजी में जीवों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आपकी रहेगा आज का जो चैप्टर है, जीवों में जनन। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत बातें पढ़ेंगे। थ्योरी भी आप देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में, आप जा करके आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन कहता है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होती है। प्राकृतिक मृत्यु, वयता और जीवनता के कारण होने वाले जीव हास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती है। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। तो हमने क्या जाना कि जनन के द्वारा, एक बार और समझाते हैं, जनन के द्वारा जो जाति के निरंतरता होता है, जो वो बना रहता है, जो पीढ़ियाँ होती है आगे बढ़ती रहती है। तो यही होता है जीवों के लिए जनन। उसके बाद से आप जरा देखिए, इसमें प्रश्न 2 कहता है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों है। प्रश्न है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों है। आपका आंसर जो इसके पास होगा, प्राय लैंगिक जनन की श्रेष्ठ विधि माना जाता है। तो देखिए, जो लैंगिक जनन होता है उससे जनन का श्रेष्ठ विधि माना जाता है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों में अदला बदली होती है, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होते हैं। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतायन होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है। लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। तो भी आपसे पूछा जाता है कि जो जनन होता है, जनन की सबसे अच्छी विधि क्या होती है। तो आप इसके आंसर बता सकते हैं कि जो जनन होता है इसका जो सबसे अच्छी विधि होता है वो आपके पास होता है। जनन की जो अच्छी विधि है उसको आपको बता सकते हैं कि लैंगिक जनन जो है वो जनन की अच्छी विधि है। इसके द्वारा जो होता है जनसंख्या जो होता है वह भी बढ़ता है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या में सुधार भी होता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 भी देखते हैं। 3 नंबर कहता है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। आप बता सकते हैं कि आकृति और आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोएम कहलाते हैं। याद करो, आकृति यानी आकार में और आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोम कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक और आकृति रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है और अतः इसे क्लोएम कहते हैं। तो बात होती है कि आकृति और आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोएम कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक और आकृति रूप से अनेक जनक के एकदम समान होती है और अतः इसे क्लोन कहते हैं। उसके बाद से देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। 4 नंबर कहता है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या ये कथन हर समय सही होता है। तो ये प्रश्न आपके पास है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या ये कथन हर समय सही होता है। तो आप उत्तर में कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्र का विनिमय होने से आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो जनक के संतति में स्थानांतरित होती है। युग्मकों की उत्पत्ति और निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणोयुक्त संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। यह कथन सदैव सही नहीं होता है कि जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित होता है। यानी ये बात सही नहीं है कि अगर जैसे मान लीजिए कि जो किसी व्यक्ति को अगर कोई रोग है तो आने वाला जो पीढ़ी होगा उस पीढ़ी में भी वह रोग हो सकता है। ये बात जो है गलत है, कथन सही नहीं है। आइए
तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पास हम लोग चलते हैं। 5 में कहता है कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। यानी जो अलैंगिक जनन द्वारा जो संतति होता है और लैंगिक जनन द्वारा जो संतति होता है किस प्रकार भिन्न होता है। आप उत्तर में कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिक और संरचनात्मक रूप से जनक के समान होते हैं, अर्थात अपने जनक का क्लोन होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। बता सकते हैं इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, जनक से भिन्न होता है। उसके बाद से अलैंगिक तथा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए। विभेद का मतलब अंतर, कि अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के मध्य क्या अंतर है। कायिक जनन की प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। जो कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। तो आते हैं इसका भी हम लोग उत्तर देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तो आप इसका जो आंसर की बात होती है तो आप इसमें कुछ बातों को याद रखेंगे, बता सकते हैं कि, और आप इसमें चार्ट पेपर भी बना सकते हैं कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में का अंतर है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले यहाँ पर अलैंगिक जनन लिख देंगे, यहाँ पर लैंगिक जनन। अलैंगिक में पहला कहेंगे कि इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। याद करो, मैंने आपको कई बार कहा है कि जो अलैंगिक जनन होता है तो इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन की बात करेगा तो इसमें 2 जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। यानी लैंगिक जनन जो होता है इसमें 2 माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें केवल एक जनक ही भाग लेते हैं। चलो, अलैंगिक में दूसरा है, इसमें युग्मक निर्माण और निषेचन का अभाव होता है। यानी जो अलैंगिक जनन होता है इसमें युग्मक निर्माण और निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और लैंगिक जनन में कह सकते हैं कि इसमें युग्मक निर्माण और निषेचन होता है। तीसरा कह सकते हैं कि यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। अलैंगिक में कह सकते हैं कि यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। लैंगिक में कह सकते हैं यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। चौथा कह सकते हैं इसमें समसूत्री विभाजन होता है। 4 नंबर में इसमें समसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में कह सकते हैं कि इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होता है। 5 नंबर पर कह सकते हैं कि यह सरल और तीव्र गति से होने वाला जनन है। यानी 5 नंबर कह सकते हैं कि यह सरल और तीव्र गति से होने वाला जनन है। इसमें कह सकते हैं कि यह जटिल और धीमी गति से होने वाला जनन है। यानी यह जटिल और धीमी गति से होने वाला जनन है। 6वां कह सकते हैं इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। 6वां इसमें कहते हैं इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होता है। ये भी बता सकते हैं। उसके बाद से इसमें आप 7 नंबर कह सकते हैं कि जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है। इसमें कह सकते हैं कि जनक इकाई युग्मक होता है। उसके बाद से इसमें कह सकते हैं इस प्रकार का जनन निम्न अकशेरुकी और निम्न कार्डेटा में पाया जाता है। यह उच्च पौधे और जंतुओं में पाया जाता है। माने यह उच्च पौधे और जंतुओं में पाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी जिसको आप बता सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कहता है कायिक जनन। तो कायिक जनन के बारे में भी हम बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधों के कायिक भाग से नए पौधों का निर्माण होता है। अतः इसमें एक ही जनक भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक और आकृति में अपने जनक के समान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। तो भी बात आपकी होती है। उसके बाद से आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सब, इसको हम लोग चाहें तो एक बार में पूरा बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। देखिए, तो आपका उत्तर में कह सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधों के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य कर सकता है तथा नए पौधे में
विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, देखिए कायिक अंग होता क्या है, जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधों का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के 2 उदाहरण निम्नलिखित। आपने क्या देना कि कोई पौधा है, उस पौधा से अगर जड़ है, तना है, कली है, उसको काट करके अगर नए पौधों का हम लोग विकास कर देते हैं तो उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जिसमें पहला कह सकते हैं कि अजूबा के पौधों में पत्तियों के किनारे से, देखिए अजूबा के पौधों में पत्तियों के किनारे से पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधों का जन्म देते हैं। दूसरा, आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियाँ कायिक प्रवर्धन में सहायक होती है। पर्व संधियों में कोशिकाएं, कलिकाएं स्थित होती है तथा प्रत्येक कलिका नए पौधों का जन्म देती है। तो इस तरीके से किस तरीके से कायिक प्रवर्धन होता है, कोई भी पौधा है उसके जड़, तना या किसी भी भाग को काट करके उससे जब हम लोग नए पौधे का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 के पास आते हैं। 8 नंबर कहता है कि व्याख्या कीजिए। पहला है किशोर चरण, और दूसरा है प्रजनक चरण, और तीसरा है जीवणता चरण या जीवाण अवस्था। तो कुछ बातें इसमें कम है, देखते हैं। किशोर चरण, देखिए क्या होता है किशोर चरण में। कह सकते हैं कि सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिवर्तन होने से पूर्व और निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वह लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था का मतलब होता है कि कोई भी जीव डायरेक्ट जनन नहीं कर सकता है, उस जीव को कई चरणों में गुजरना पड़ता है, कई चरणों से उसको गुजरना पड़ता है, तब वह व्यक्ति जो होता है जनन कर सकता है। उसके बाद से आप सेकेंड देख ही रहे हैं, सेकेंड नंबर में आपको लिखा गया है कि प्रजनक चरण। तो आखिर प्रजनक चरण क्या होता है, इसमें कह सकते हैं किशोरावस्था अथवा कायिक प्रवस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनक प्रवस्था प्रारंभ होती है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधों में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। प्राणियों में भी अनेक शारीरिक और आकृतिक परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। तो यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है, यानी जो प्रजनक चरण होता है यह भी पाया जाता है लेकिन हर एक जीवों में अलग अलग होता है। अच्छा, ग कहता है कि जीर्णता चरण या जीवाण अवस्था, यानी यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था है। प्रजनन वायु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीवाण अवस्था कहते हैं। ये भी बात आपको याद हो गई है, थोड़ा सा और में इसमें दिया गया है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे कहता है कि प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। इस चरण में उपचाय क्रियाएं मंद होने लगती है, उत्कों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है और इसे वृद्धावस्था भी कहा जाता है। जो जीर्णता अवस्था होता है उसको हम लोग वृद्धावस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और जो व्यक्ति होता है वह मृत अवस्था में भी चला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 के पास चलते हैं। कहता है कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीव में लैंगिक जनन पाया जाता है, क्यों? अपने जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को पाया जाता है, क्यों? देखिए, लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है जो जैव विकास में सहायक होती है। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि लैंगिक जनन जो होता है बहुत ही उपयोग, बहुत ही अच्छा विधि होता है। इसमें जो होता है नए नए जीवों का निर्माण होता है और जीव जो नए नए गुण होता है वह भी निर्माण होता है और ये गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 10 के पास। कहता है कि व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। यानी व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। तो देखिए कुछ बातें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि लैंगिक जनन करने वाले जीवधारी में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती है। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित
होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण की शुक्र जनन तथा अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। इनका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जननों में होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं। युग्मक जनक प्रक्रिया अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा होती है, अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्रीय विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित होती है। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मन द्वारा द्विगुणन युग्माणु बनता है। द्विगुणित युग्माणु से भ्रूणीय परिवर्तन द्वारा नए जीव का विकास होता है। तो ये भी बता सकते हैं कि जो नए जीव का विकास होता है बहुत ही उत्तम है। उसके बाद से प्रश्न संख्या हम लोग 11 के पास चलते हैं। 11 नंबर कहता है कि प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि यह अगुणित है या द्विगुणित है। अगुणित को देखिएगा यन से प्रदर्शित करते हैं, जो द्विगुणित होता है उसको द्वियन से। तो पौधा के एक चित्र दिया गया है, अंडा से यहाँ पर लिखा है, पराग कोश लिखा गया है, अंडा या इसको डिम्ब कहते हैं। च आपका जो है घ आपका पराग है, अंग आपका नर युग्मक है, च आपका युग्म नर है। देखिए भाग ये आपका कुल मिलाकर के द्विलिंगी पुष्प की अनुलंब काट है, और इसमें सेपल सबसे नीचे जो होता है सेपल होता है, आप जानते होंगे इसको ओवरी कहते हैं। और जो ये दे स्टाइल है ये स्टिग्मा है, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा पत्ती की तरह दिखाई दे पेटल कहते हैं, और ये जो डंटी की तरह दिखाई दे फिलामेंट कहते हैं, और सबसे ऊपर जो लिखा होता है उसको अनादर कहते हैं। तो ज़रा देखिए इसको पहचानना है और कौन क्या है इसको लिखना भी है। ज़रा देखिए अंडाशय जिसको अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं ये द्विगुणित होता है, ट्वियन इसको कहते हैं। उसके बाद से पराग को जिसको अंग्रेजी में एंथर कहते हैं ये द्विगुणित होता है, ट्वियन। अंडा या डिम्ब इसको अगुणित होता है यन से। पराग कणे भी अगुणित होता है यन से। नर युग्मक मेल गिमेट कहते हैं अगुणित होता है यन से। युग्मनज होता है द्विगुणित और ट्वियन से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से जब आप आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है, और 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है कि बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। यानी जो बाह्य निषेचन है इसकी व्याख्या करना है और इसके क्या नुकसान होता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहले हेडिंग आप देखिए, बाह्य निषेचन है, कह सकते हैं शुक्राणु तथा अंड के संयुग्मन या संलयन को निषेचन करते। याद आपको होगा शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं, तो नर युग्मक में। जो अंड होते हैं वो मादा युग्मक में होते हैं। तो शुक्राणु तथा अंड के संयुग्मन या संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप द्विगुणित परमाणु का निर्माण होता है। अधिकांश शैवालों मछलियों में और उभयचर प्राणियों में शुक्राणु तथा अंड का संलयन शरीर के से बाहर जल में होता है तथा इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन से हानियाँ, तो आप कह सकते हैं कि बाह्य निषेचन से निम्नलिखित हानियाँ है। पहला, जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है। जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है, जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाएं, अर्थात इसमें युग्मक संलयन का अवसर कम होते हैं। तो पहला आपने देखा जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है, जिससे निषेचन का अवसर बढ़ जाते हैं, अर्थात इसमें युग्मक संलयन के अवसर कम हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आगे आप इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट जो बात आता है, तीसरा नंबर संतति अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। तीसरा नंबर कह सकते हैं कि संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरते हैं। इसके फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण होती है, अर्थात संतानें कम संख्या में जीवित रह पाते हैं। सही बात है, संतानों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उस रास्ते से इन्हें गुजरना पड़ता है कि जिस रास्ते में बहुत अधिक शिकार रहते हैं, जो इनका शिकार करने के लिए शिकारी रहते हैं, जो इनका शिकार करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, और 13 नंबर कहता है कि जुस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु हिंदी में कहते हैं जुस्पोर या अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद लिखना है। माने का अंतर है दोनों में, जो आपका जलस्पोर तथा युग्मनज के बीच विभेद करना है, अंतर बताना है। देखिए जुस्पोर यह नग्न चल, यह नग्न माने होता है खुला हुआ, यह नग्न चल कशाभिका युक्त संरचना है जो अलैंगिक जनन की इकाई है। इसका निर्माण जनक कोशिका के जीवद्रव्य से सूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। इनके अग्र भाग पर स्थित कशाभिका जल में
तैरने हेतु सहायक होती है। यह चल बीजाणुधानी में बनते हैं। उदाहरण इलोथ्रिक्स या क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। देख लेना, याद कर लो, इलोथ्रिक्स या क्लेमाइडोमोनास इसका उदाहरण होगा, जिसको आप जूस्पोर कहते हैं, जिसको हिंदी में अलैंगिक छल बीजाणु कहते हैं। उसके बाद से आगे जो देखते हैं उसका नाम है युग्मनज। कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों के। तो अब दूसरा जो बात आ रहा है जिसका नाम है युग्मनज। देखिए, लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से बनी रचना युग्मनज कहलाती है। याद करो, सब आप पढ़ेंगे। लैंगिक जनन के दौरान नर पुरुष तथा मादा युग्मकों के निषेचन से बनी रचना को युग्मनज कहते हैं। यह द्विगुणित यानी जिसको आप डाइप्लॉइड ट्विन होता है, यानी ये द्विगुणित होता है तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मनज से होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है। बाह्य माध्यम में जल हो जाएगा, हवा हो जाएगा, जैसे मेढक। जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह मादा के शरीर में विकसित हो जाए, जैसे मनुष्य। यानी जो बाह्य जनन कहते हैं उसको शरीर के बाहर होता है, जैसे मेढक हो गया, और जो आंतरिक निषेचन होता है वह भी शरीर के अंदर होता है, इसमें मनुष्य हो जाएगा। चलिए, उसके बाद से प्रश्न संख्या आप 14 के पास चलिए। 14 नंबर कहता है कि युग्मक जनन और भ्रूण भाव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो युग्मक जनन और भ्रूण भाव में अंतर आप देखते हैं। देखिए, समझिए ध्यान से। देखिए, आप युग्मक जनन में पहला कह देंगे नर तथा मादा जनकों में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया की युग्मक जनन कहते हैं। याद करो, नर तथा मादा जनकों में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और भ्रूणोद्भव में कह सकते हैं कि युग्मनज या युग्माणु से संतति के विकसित होने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। और चलिए, युग्मक जनन में दूसरा कह सकते हैं कि यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, यानी यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसमें कह सकते हैं कि यह सूत्री विभाजन द्वारा होता है। आप वीडियो में जा करके आप उसको देख सकते हैं। आइए, उसके बाद से आप 15 नंबर क्वेश्चन नंबर चलते हैं। तो कि कुछ और इसमें लिखा गया है। तीसरा, युग्मक जनक के 2 प्रकार होते हैं, एक शुक्र जनन और एक अंड जनन। हालांकि भ्रूणोद्भव के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया आती है। एक युग्मक जनन, दूसरा निषेचन, तीसरा विदलन या भ्रूण निर्माण। ये 3 इसमें बात आती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि क्या युग्मक जनक और जो भ्रूणोद्भव है उसमें क्या अंतर है। आइए, प्रश्न 15 है कि एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। देखिए, पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन, देखिए होता क्या है, पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन तथा त्रिक संलयन होता है। इसके फलस्वरूप भ्रूणकोश में द्विगुणित युग्मनज तथा द्विगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इनसे क्रमशः भ्रूण तथा भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण की पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय के फला आवरण का निर्माण होता है। ये भी बता सकते हैं आप। अब इसमें जो एक चीज़ आता है, जिसमें पहला आपका होता है बीजांड वृंत। जो बीजांड वृंत होता है इसे बीज वृंत बनता है। देखिएगा, जो बीजांड वृंत है इसे बीज वृंत बनता है। दूसरा है अध्या आवरण, इसे बीज आवरण बनता है। तीसरा अंड द्वार, इसे बीज द्वार बनता है। चौथा है बीजांडकाय, प्राय नष्ट हो जाते हैं, कभी कभी भोजन संचित होने के कारण पेरिस्पर्म बनता है। तो बीजांडकाय भी बता सकते हैं, प्राय नष्ट हो जाते हैं और कभी कभी भोजन संचित होने के कारण पेरिस्पर्म बनता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप बता सकते हैं। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट के पास। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि देखिए भ्रूणकोश था, तो भ्रूणकोश क्या होता है इसमें आप बता दीजिएगा कि अंडकोश का भ्रूण बनाती है। जो अंडकोश का होती है किसका निर्माण करती है, तो भ्रूण बनाती है। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, भ्रूणकोश के अंतर्गत आता है। प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। धुरीय केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है।
उसके बाद से 6वां नंबर है अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। देखिए बीज में कुछ और बात लिखेगा, बीज में भ्रूण सुप्तावस्था में रहता है। बीज चारों ओर से बाह्य कवच तथा अंत कवच से बने अध्यावरण से घिरा होता है। भ्रूण बीजपत्रों के मध्य स्थित होता है। फल भित्ति की संरचना के आधार पर फल सरस अथवा शुष्क होता है। अब याद होगा कि सरस और शुष्क फल भी आप पढ़े थे, तो ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 16 के पास, ये भी देख लेते हैं। 16 नंबर कहता है कि एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, माने एक द्विलिंगी पुष्प का नाम बताना है। तो कहता है कि एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य यानी स्थानीय और वैज्ञानिक नाम और इसके जो पत्ता है कहाँ ये पाया जाता है इसका नाम बताना है। तो कहता है कि एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य और वैज्ञानिक नाम और पता लिखिए। तो उत्तर में आप कह सकते हैं द्विलिंगी पुष्प। तो उत्तर में जो आपकी बात रहेगी कि द्विलिंगी पुष्प जब पुष्प में पुमंग तथा जयंग दोनों होते हैं, याद करो पुमंग पुरुष में पाया जाता है, जयंग जो होता है स्त्री में, यानी जब पुष्प में पुमंग तथा जयंग दोनों होते हैं तो पुष्प द्विलिंगी कहलाता है। समानतः समपीवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले द्विलिंगी पुष्प जैसे पहला है सरसों। अब देखिए ये भी द्विलिंगी पुष्प है जो सरसों है, इसमें पुमंग और जयंग, पुमंग जानते होंगे जो पुरुष के अंतर्गत होता है, जयंग स्त्री के अनुसार। तो माने ऐसे पौधे या ऐसे जीव जिसमें जो होते हैं पुमंग और जयंग दोनों पाए जाते हैं तो उन्हें जो होता है द्विलिंगी कहा जाता है। तो अब देखिए सरसों है ये द्विलिंगी है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। दूसरा है मूली जिसका नाम होगा रैफनस सेटाइवस। तीसरा है मटर जिसका नाम होगा पाइसम सेटाइवन। सेम है चौथा जिसका वैज्ञानिक नाम है डालिकोस लबलब। और पांचवा है अमलतास जिसका नाम है केसिया फिस्टुला। और 6वां नंबर है गुड़हल जिसका नाम है हेबिस्कस रोजा सिनेंसिस। हेबिस्कस रोजा सिनेंसिस। ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा तो इसको आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 है किसी भी कुकुट, देखिए क्वेश्चन है किसी भी कुकुबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुकेसरों और स्त्रीकेसरी पुष्पों की पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधों के नाम जानते हैं? तो भी आप देख रहे हैं किसी भी कुकुरबिट पादप में कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुकेसरों और स्त्रीकेसरों पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधों को नाम जानते हैं? चलिए कुकुरबिट पादप एक पादप पुष्प एकलिंगी होता है। नर पुष्प में जयांग अनुपस्थित होता है। पुष्प में 5 पुकेसर होते हैं। ये प्राय 2+2+1 के रूप में संयुक्त होते हैं और इनके परागकोश व्यावृत होता है। समझ गए ना? तो जो कुकुबिट होता है वह एकलिंगी माने आपका होता है। इसमें जो पुरुष होते हैं जो पुष्प होते हैं उसमें जयांग अनुपस्थित होता है। इसमें आपके 5 पुकेसर पाए जाते हैं जिसका जो सूत्र होता है 2+2+1 के रूप में संयुक्त होता है, ये बता सकते हैं। मादा पुष्प में पुमंग अनुपस्थित होता है। ये भी बात आप देख रहे हैं कि जो मादा पुष्प होता है उसमें पुमंग अनुपस्थित होता है, तभी तो एकलिंगी होंगे ना। जयंग त्रिअंडपी युक्तांडपी एक कोशिकीय तथा अधोवर्ती अंडाशय से बना होता है। इसमें भीतिलग्न बीजांड न्यास होता है। अंडाशय से विकसित सरल सरस फल को हम लोग पेपो कहते हैं, यानी अंडाशय से विकसित जो सरल सरस फल होता है उसको पेपो कहा जाता है। अच्छा देखिए कुछ बातें हैं कि अन्य एकलिंगी पौधा जैसे मक्का है, मक्का को हम लोग जिया मेज कहते हैं। जो मक्का है इसका जो वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। खजूर है इसका जो वैज्ञानिक नाम है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिम। पपीता है इसका नाम कैरिका पपाया। नारियल है इसका नाम कोकोस न्यूसीफेरा। तो नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकोस न्यूसीफेरा आ जाएगा। उसके बाद से जो है आपका 18 नंबर है अंड प्रजनन। देखिए अंड प्रजक प्राणियों की संतानों की उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिमयुक्त क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको आंसर बताना है। कहता है कि अंड
अंड प्रजक प्राणियों के संतानों का उत्तरजीवन सजीव प्रजक प्राणियों के तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। देखिए, अंड प्रजक प्राणियों में निषेचित अंडे का विकास मादा प्राणियों के शरीर से बाहर होता है। मादा कैल्शियम युक्त कवच से ढके अंडों को सुरक्षित स्थानों पर निक्षेपित करती है। अंडों में भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप शिशु का विकास होता है। शिशु निश्चित अवधि के पश्चात अंडे के स्फुटन के फलस्वरूप मुक्त हो जाता है। अंड प्रजनक में बाह्य परिवर्धन होता है। यह पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शिकारी प्राणियों से प्रभावित होता है। और भी इसमें बता सकते हैं कि इसके फलस्वरूप इन प्राणियों की उत्तरजीविता अधिक जोखिमयुक्त होती है। अंड प्रजक प्राणियों के विकास के लिए कम समय मिलता है अतः इन जीवों में आंतरिक परिपक्वता संजीव प्रजक की तुलना में कम होती है। जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के प्राणी अंड प्रजक होते हैं। उसके बाद से कहा कि सजीव प्रजक में कह सकते हैं कि जरायुज जिसको कहा जाता है। सजीव प्रजक का मतलब होता है जरायुज में निषेचित अंडे का परिवर्धन मादा प्राणी के शरीर में होता है, बता सकते हैं। इसे आंतरिक परिवर्धन कहते हैं। शिशु का विकास पूरा होने के पश्चात प्रसव द्वारा इनका जन्म होता है। शिशु का विकास आंतरिक होने के कारण और परिवर्धन में अधिक समय लगने के कारण इसकी उत्तरजीविता अपेक्षाकृत जोखिम भरा होती है। और आंतरिक परिवर्धन के कारण ये बाह्य वातावरण, बाह्य परजीवी में सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि सजीव प्रजक की उत्तरजीविता अंड प्रजक की अपेक्षा अधिक होती है। समझ रहे हैं? अच्छा, कुछ और बातें हैं ना, कुछ प्रश्न उत्तर जो महत्वपूर्ण, हालांकि किताब का हो गया है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा मैं आपको और बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन पर कि आपको और साफ दिखाई देगा। तो प्रश्न इसमें एक आता है कि पौधों को निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है? मतलब सबसे अधिक कायिक प्रवर्धन के लिए पौधे का शरीर का कौन सा भाग होता है? जड़, तना, पत्ती या पत्र प्रकिरिया? तो याद रखेंगे तना, कभी मत भूलिएगा इसको। जो तना होता है वो बहुत उपयुक्त होता है। दूसरा कहता है शकरकंद और डहेलिया में कायिक जनन होता है। शकरकंद और डहेलिया में कायिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, पुष्पों द्वारा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा। तो आप सीधे कहिएगा पुष्पों द्वारा होता है। उसके बाद से कहता है कि निम्न में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है। माने पौधे का कुछ नाम दिया गया है, इसमें निम्न में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है। एक दिया है आलू में, अजूबा में, आम में, प्याज में या किसी में भी नहीं। तो आपका जो निम्नलिखित में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है, तो आप आंसर में लिख सकते हैं आम में। उसके बाद से देखिए एक और क्वेश्चन है आपका कि अतुलगी उत्तरी प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला कहता है कि जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? तो आप छोटा सा उत्तर में लिख सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। जनन किसे कहते हैं? तो वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद होगा कि बहुत पुराना ये बात है कि जनन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ठीक है। उसके बाद से आप तीसरा इसमें क्वेश्चन कहते हैं, देखिए आया है कि मुकुलन, जो मुकुलन होता है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये मुकुलन के बारे में आपको बताना है, लिखना है। तो देखिए कह सकते हैं कि इस प्रकार का विभाजन इष्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाओं बन जाती है तथा केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो भागों में बढ़ जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार केंद्रक का यह विभाजन असूत्री विभाजन या इसी को हम लोग अमाइटोसिस प्रकार कहते हैं। प्रत्येक मुकुल मात्र कोशिका के अलग होकर इष्ट की नई कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। जब ये ऊर्ध्व रचनाएं अपनी मात्र कोशिकाओं से अलग नहीं होती है तो श्रृंखला बनाती है, जिसे स्यूडो माइसीरियम कहा जाता है, परंतु अंत में ये भी अलग हो जाता है। तो यह मुकुलन था। मुकुलन के बारे में भी पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दो विधियां का नाम लिखिए। जो आप कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करते हैं इसके दो विधि का नाम लिखना है। तो देखिए आपको बता दें कि कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन होता है, एक कलम लगाना और एक दाब लगाना। यानी जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है इसके दो विधि है, एक कलम लगाना और एक दाब लगाना। यानी दो विधियों से कलम लगा करके और दाब लगा करके जो होता है हम लोग
प्रवर्धन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से और भी क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती है, प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पौधों में जनन की 2 विधियां पाई जाती है, एक अलैंगिक विधि और एक लैंगिक विधि। आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि जो आपने पढ़ा है कि जो अलैंगिक विधि होता है इसमें केवल एक ही जनक पाया जाता है। हालांकि पौधे बहुत कमज़ोर रहते हैं, इनकी संख्या भी अधिक नहीं है। जबकि जो लैंगिक जनन होता है इसमें आपके माता और पिता दोनों क्या आते हैं, पाए जाते हैं। लैंगिक जनन में माता पिता दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसको आप आराम से बता सकते हैं। और आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।